हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 अगस्त को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा द हिंदू से लिया गया है ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, कब ये शुरू हुआ था, अभी कहाँ पर पहुँचा है, टारगेट के कितने करीब आ चुके हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के क्या बेनिफिट और क्या इश्यूज। ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंपोर्ट्स वीकन इंडियन फार्मा। इसमें हम जो रीसेंट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, इनिशिएटिव्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और इसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एडिटोरियल एनालिसिस के नोट्स चाहिए तो भी आप जो है हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 ज्योग्राफी, GS3 इकोनॉमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत 2003 में की गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और उस समय जो ब्लेंडिंग टारगेट था वो 5% इथेनॉल था। किसमें? पेट्रोल में। इसका मतलब जो फ्यूल मिलेगा उसमें 5% इथेनॉल होगा, 95% पेट्रोल होगा। ये टारगेट सक्सेसिव गवर्नमेंट ने चेंज किया और इसे 20% टारगेट रखा गया। कब तक? बाय 25-26 तक। जो करेंट गवर्नमेंट है उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 25-26 तक रखा है। और कितना ब्लेंडिंग होगा? 20% इथेनॉल रहेगा आपके फ्यूल में और 80% पेट्रोल रहेगा। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है अपना ये टारगेट अचीव करने वाली है। जिस तरीके से इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है उससे हम ये कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फूड वर्सेस फ्यूल इक्वेशन अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी फूड ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं जो मेनली फूड क्रॉप्स के थ्रू और शुगर केन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। सो शुगर केन प्रोडक्शन प्लस फूड क्रॉप्स जैसे कि मेज़ हो गई, इसका यूज़ करके हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप जो फूड सप्लाई है उसको क्या कर रहे हैं? उसको डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जो खाने वाली चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है फूड प्राइसेस बढ़ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। फॉर एग्जांपल अगर हम मेज़ की बात करें तो पहले मेज़ को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, लेकिन इसका जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है पिछले कुछ सालों में। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेज़ को मेनली इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। और शुगर केन के जो प्रोडक्शन शुगर केन के थ्रू जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा था, जो डाइवर्जन हो रहा था इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन का, उसे सरकार ने इस साल रोक लगा दी है। इसलिए अब मेनली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फूड क्रॉप्स के थ्रू हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंडस्ट्री की माने तो उनका कहना है कि इंडिया इनफ ग्रेन जो है प्रोड्यूस कर रहा है और शुगर भी सरप्लस में प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया को आने वाले समय में नियर फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट इंडस्ट्री का ये भी मानना है कि हम इतने ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि बहुत सारा तो वेस्ट हो जाता है और स्पॉइल हो जाता है, तो हमें फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं होने वाला है। अभी जो हमारा मेन फोकस है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए वो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन पर है। लेकिन हमें जो सरकार है उन्हें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। इथेनॉल प्रोडक्शन को सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के थ्रू इथेनॉल प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट जनरेशन में जनरली जो फूड ग्रेन है उसके थ्रू आप इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आपका मेज़ आ जाएगा, राइस आ जाएगा, आपकी जो ख़राब दाल है रॉटन दाल, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है
उसमें आप नॉन फूड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेम्स हो गया, हस्क हो गया, वुडन चिप्स हो गई, इसका हम यूज़ करते हैं। जो थर्ड जनरेशन होता है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अलगे, अलगे के थ्रू आप क्या करेंगे, इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्लांट, स्पेशल प्लांट लगाने पड़ते हैं और उसी के थ्रू ये इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। अभी जितने भी हमारे प्लांट हैं वो फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट हैं। अब स्टेटस की बात कर लेते हैं, एग्जैक्ट कितना जो है इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। 20% बाई 25-26 वुड मीन प्रोड्यूसिंग सम 1000 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। लगभग हमें 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें 20% मिक्स करना है पेट्रोल के साथ, अगर हमें टारगेट अचीव करना है। तो अभी हम लोग लगातार 13 से 15% ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन हो रहा है 2024 में, और ऐसी उम्मीद है कि 25-26 तक ये जो 15 है ये 20% के अराउंड हो सकता है। 2021 में जो ब्लेंडिंग थी केवल 8% थी। पिछले 2-3 सालों में जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से ऐड की गई है। पिछले 2 साल में 92 करोड़ लीटर कैपेसिटी ऐड की गई है। शुगर इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण ये कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है। अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो इंडिया की जो इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस वक्त वो 1380 करोड़ लीटर के आसपास है। इसमें से 875 करोड़ लीटर कैपेसिटी शुगर केन से आ रही है और 505 करोड़ फूड ग्रेन से आ रही है। सो जो हमारा टारगेटेड इथेनॉल था वो 1000 करोड़ था, करोड़ लीटर था, उससे ज़्यादा अभी हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो शुगर बेस्ड कंपोनेंट है वो थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा है। अभी रिसेंटली जो सरकार है उन्होंने शुगर केन से इथेनॉल बनाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि शुगर के प्राइसेस बढ़ सकते थे, इलेक्शन ईयर था, इसलिए जो फूड ग्रेन कंपोनेंट है वो इंक्रीज़ हो गया था। शुगर केन में टोटल 3 हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो शुगर केन जूस मिलता है, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स होते हैं बी हैवी मोलासेस और सी हैवी मोलासेस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनमें शुगर कंटेंट होता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट शुगर केन जूस और सिरप में होता है, उसके बाद बी हैवी मोलासेस में होता है और फिर सी हैवी मोलासेस में होता है। जनरली आपका जो शुगर केन जूस और सिरप है और बी हैवी मोलासेस है इसको हम शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सी हैवी मोलासेस है उसको हम इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है उसे भी डाइवर्ट करने की परमिशन दे दी गई है उन सरकार के द्वारा, और उसी के कारण जो इथेनॉल प्रोडक्शन है शुगर केन से वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। 2022-23 की बात करें तो 63% इथेनॉल प्रोडक्शन बी हैवी मोलासेस से हुआ था और 33% सी हैवी मोलासेस से हुआ है। सो अभी बी हैवी मोलासेस से काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम जो है आपका इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है। ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2023 में सरकार ने जो है डाइवर्जन को मना कर दिया था, क्योंकि शुगर का जो स्टॉक्स हैं, जो आपकी शक्कर है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए डाइवर्जन रोक दिया गया था। और उसके बाद फिर मेज़ का जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज़ हो गया था। एक्सपांडिंग शुगर केन प्रोडक्शन विल हैव टू बी सस्टेन्ड बाय हायर वाटर यूज़। प्रॉब्लम क्या है यार, शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर हम शुगर केन से इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं या इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ये सस्टेनेबल क्रॉप भी नहीं है। अगर एक रिसर्च रिपोर्ट की बात माने द अर्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो लगभग टू सस्टेन 50% ऑफ 1000 करोड़ लीटर फ्रॉम शुगर केन 400 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर वुड बी नीडेड एडिशनली। अगर हम 500 करोड़ लीटर ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करना चाहते हैं शुगर केन के थ्रू, शुगर केन प्रोडक्शन के थ्रू, तो लगभग हमें 400 बिलियन लीटर ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपांडिंग शुगर केन कल्टिवेशन वुड रीडायरेक्ट इरीगेशन वाटर फ्रॉम एसेंशियल फूड ग्रेन क्रॉप्स एक्सकर्बेटिंग कंसर्न्स अबाउट एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। सो अगर हम शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जो बाकी क्रॉप्स होंगी, जो फूड ग्रेन्स हैं, वो सारी की सारी क्रॉप को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि आप जो है बेसिकली शुगर केन वाटर इंटेंसिव है। आप इरिगेशन जहाँ फैसिलिटी होगी वहीं पर इसका कल्टीवेशन करेंगे तो हो सकता है वीट हो गया, राइस हो गया, इनका प्रोडक्शन कम हो जाए, इनका जो कल्टीवेशन है वो कम हो जाए। टू मेक अप फॉर शॉर्टफॉल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ बी हैवी मोलासेस, grain based distilleries mainly maize are likely to have been operating at full capacity to keep up with the blending percentage this year।
सरकार ने पॉलिसी बनाई है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अगर सरप्लस राइस है या फिर डैमेज ग्रेन्स हैं तो आप जो है इसको डाइवर्ट कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ऑलरेडी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन 2019 या 20 में पूछा जा चुका है। मैंने भी ये एग्ज़ाम दी थी और ये मेरा सही भी हुआ था ना। बायोफ्यूल पॉलिसी निकाली थी सरकार ने। इंडिया रैंक्स अ मेजर मेज प्रोड्यूसर ग्लोबली बट डोमेस्टिक कंजम्पशन कंसिस्टेंटली आउटपेसेस प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजर प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पहले तो 0.4-0.5 मिलियन टन्स लगभग के आसपास हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो डाइवर्जन हो रहा है इथेनॉल इंडस्ट्री में, इसके कारण जो प्राइसेस हैं मेज़ के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो मेज़ का मेजर यूज़ है वो पोल्ट्री सेक्टर में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री सेक्टर में मेज़ 47% मेज़ आप यूज़ कर रहे हैं। लाइव स्टॉक फीड के लिए लगभग 13% यूज़ करते हैं और स्टार्च के लिए आप 14% मेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये जितने भी आपके मेजर यूज़ हैं मेज़ के, इनको नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेनली आपकी जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेज़ के प्राइसेस लगातार बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम क्यों हो रही? क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में आप मेज़ का इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा दिया है कि इंडिया का मेज़ जो इंपोर्ट्स है वो लगभग $39 मिलियन के आसपास हो गया है और इस साल $103 मिलियन के आसपास हो गया है। तो टोटल ये आपका मेज़ का इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ बेनिफिट और हैं इसके। एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो जो पेट्रोल है उसका परसेंटेज कम हो रहा है 20%, तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस एमिशन भी रिड्यूस होता है इस इथेनॉल ब्लेंडिंग से। इसके साथ साथ हमें जो क्रूड ऑयल है उसे कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो जो फिस्कल बर्डन है इंडिया के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 80 से 85% अपने क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो है वो लगभग $4 बिलियन पर ईयर आपको कम हो जाएगा। फिस्कल बर्डन इतना कम हो जाएगा। इसके अलावा और बेनिफिट है कि जो रूरल इकॉनमी है वो भी इससे बूस्ट होगी। कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर आपको अश्योर्ड कल्टीवेशन, जो फार्मर हैं उनको अश्योर्ड कल्टीवेशन करना पड़ेगा कुछ क्रॉप्स का, और उन्हें अश्योर्ड मार्केट भी मिलेगा। एक लेकिन इसमें इशू आता है। मैनी व्हीकल्स मेकर सेज गवर्नमेंट डेडलाइन फॉर ऑफ E20 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन compliance is achievable, but question remains over existing vehicle whose performance would be affected by higher ethanol content. Niti Aayog report that ethanol brought down fuel efficiency in vehicles not suited for ethanol by average of 6%. So बहुत सारे ऐसे vehicles हैं जो कि इथेनॉल के हिसाब से उसके इंजन नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे में जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी और फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 6% कम हो जाएगी। इसका मतलब जो गाड़ी है उसका माइलेज वो कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने बात कर लिए। फिस्कल बर्डन हो गया वो कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगा, ये सब इसके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हो जाएंगे। जो रूरल इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सब बेनिफिट। नुकसान क्या है? एक तो जो व्हीकल्स हैं, जो अभी व्हीकल्स बने हुए हैं जो नॉट सूटेड फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल हैं, वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगा, उनको गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो भी बढ़ेगा। दूसरा जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी सवाल उठ सकता है। तीसरा शुगर केन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर डिप्लीशन होगा और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंपोर्ट्स वीकन इंडिया फार्मर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर इस आर्टिकल की थीम की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कौन से वो डिसीजंस हैं और किस तरीके से वो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल में हम जेनेरिक ड्रग, बायोसिमिलर ड्रग, इसको भी समझेंगे। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। और इसके अलावा
पेटेंट एक्ट 2005 के बारे में भी बात करेंगे। ये ओवरऑल इस आर्टिकल की थीम रहेगी। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनेरिक मेडिसिन का, ऑक्यूपाइंग अ 20% शेयर इन ग्लोबल सप्लाई बाय वॉल्यूम। इसके अलावा इंडिया रैंक्स थर्ड वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। ये हम रिसेंटली आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया बाय वॉल्यूम थर्ड नंबर पर है प्रोडक्शन में, और जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही है बाय वैल्यू देखें तो पूरे वर्ल्ड में 14th नंबर पर। ये फैक्चुअल चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी क्वेश्चंस ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। काफ़ी समय से है न्यूज़ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लेकिन अभी तक के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं। हो सकता है 2025 में आपको क्वेश्चन दिख जाए। सो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाएगा। नाउ अब आर्टिकल शुरू करते हैं। Ensuring the affordability of pharmaceutical is essential for controlling healthcare cost, especially in India, where out-of-pocket health expenditure accounted for nearly 47% of total health expenditure in 2021। अगर इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट को अफोर्डेबल बना के रखना है तो हमें जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उसके कॉस्ट को कम रखना पड़ेगा। इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो लगभग 47% है टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, तो जो भी हेल्थ केयर में पैसा खर्चा हो रहा है वो उनकी पॉकेट से होता है। अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या फिर जस्ट अबव पॉवर्टी हैं और आप एक महंगा इलाज कराएंगे तो आप पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। सो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इसको सरकार लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, और आयुष्मान भारत स्कीम जो लाई गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम से कम किया जाए, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पहले बहुत ज़्यादा था, 60% के अराउंड था। आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये थोड़ा सा कम हुआ है। सो अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर कॉस्ट इंडिया में कंट्रोल्ड रहे तो हमें मेडिसिन की कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। While the Drug Price Control Order 2013 aims to regulate the prices of existing medicine, a better option is to establish a competitive environment for critical medicine by promoting local production। सरकार मेडिसिन्स के जो प्राइसेस हैं उसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। किस ऑर्डर से? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर। लेकिन जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करने का बेहतर तरीका क्या है? लोकल प्रोडक्शन किया जाए उन मेडिसिन का। अगर लोकल प्रोडक्शन होगा, बाहर से मेडिसिन्स भी आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो जो आपका ओवरऑल प्राइस होगा मेडिसिन का वो कम हो जाएगा। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स टू मीट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स थ्रू इम्पोर्ट्स विच कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। लेकिन रिसेंटली सरकार ने ऐसे 2 इनिशिएटिव लिए हैं जिसके चिलिंग इफेक्ट हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं ये डिसीजन इनिशिएटिव, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ऑर्डर है which permitting the Ministry of Health to procure 120 medicines through global tenders to supply union government scheme. This list includes several top-selling anti-diabetic medicine and anti-cancer drugs. So recently जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को परमिट कर दिया है कि वो 120 मेडिसिन्स क्या कर सकते हैं? प्रोक्योर कर सकते हैं। कहाँ से? बाहर से प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये जो मेडिसिन है जो प्रोक्योर की जाएगी, ज़्यादातर ये मेडिसिन एंटी डायबिटिक मेडिसिन है और एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ये सरकार जो अपनी स्कीम्स चला रही है उसके थ्रू लोगों को मेडिसिन दे रही है, उसके लिए सरकार ये प्रोक्योरमेंट कर रही है और बाहर से ये ड्रग्स बुलाए जा रहे हैं। इसका मतलब इम्पोर्ट किया जा रहा है। Currently, the companies selling these medicines enjoy a market monopoly in India, largely due to patent protection, regulatory barriers और
बोथ। सो ये जो आप दवाइयाँ बुलवा रहे हैं ये ऑलरेडी इंडियन मार्केट में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि बेसिकली इन्हें पेटेंट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसका मतलब ये दवाई के जो ओनर हैं उनको मोनोपोली है कि इस दवाई को सिर्फ़ और सिर्फ वही बेच सकते हैं। कोई इसका जेनेरिक वर्जन इंडिया में नहीं बना सकता, ना ही इसके बायोसिमिलर इक्विवेलेंट बना सकता है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट लेकर रखा है। सो ये बहुत कॉस्टली है, इसलिए सरकार इसे प्रोक्योर कर रही है और फिर इसे सस्ते में दिया जाएगा। Moreover, over 40 of this 120 medicines, the DOA order specify specific brand to be procured, imply that monopoly control of foreign company would be enhanced। इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 मेडिसिन में से 40 मेडिसिन ऐसी है जिसमें जो ऑर्डर है उसमें ब्रांड नेम ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी से ही हमें उस मेडिसिन को लेना होगा और इससे कहीं ना कहीं जो मोनोपोली है उस कंपनी की वो और बढ़ जाएगी, एकाधिकार जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सेकंड इनिशिएटिव है वो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, यूनियन बजट में प्रपोज किया गया है। The union budget proposed removing the 10 to 12% custom duty on 3 cancer medicine marketed by AstraZeneca, ostensibly to reduce their prices. Given that some of these medicine are priced extremely high, the proposed import duty reduction would contribute little towards making them affordable. So, recently budget में हमने डिस्कस किया था कि जो 3 एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं उसमें सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है। मेन जो पर्पस है वो क्या था कि ये जितने भी 3 ड्रग्स हैं इसमें मोनोपोली है, इसलिए इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। पेटेंट प्रोटेक्टेड ये दवाइयाँ हैं और इसलिए इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी ताकि इसे अफोर्डेबल बनाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी ये दवाइयाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए की हैं। 10-10 टैबलेट आपकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए की है। सो स्टिल जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो इस मूव से भी सरकार के कुछ ज़्यादा बेनिफिट लोगों को होने नहीं वाला है, लेकिन इसके एडवर्स इम्पैक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि दिस मेजर कुड सीरियसली डिसइंटेंसिवाइज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेकिंग द कंट्री डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। जो आपके लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए ये मूव डिसइंटेंसिवाइज हो सकता है और कंट्री लार्जली अब इम्पोर्ट पर रिलाय करने लगेगी। जबकि इंडिया जो है, इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और हम जो रैंक है वर्ल्ड में वो 3rd नंबर पर है, जिसमें हम दवाइयाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय वॉल्यूम। स्टिल हमें इम्पोर्ट्स पर रिलाय करना पड़ सकता है। More importantly, they could reinforce 2 entry barriers faced by the domestic industry, namely the product patent regime and the regulatory guidelines for marketing approval of biotherapeutics। जो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है इनके कारण 2 एंट्री बैरियर लोकल इंडस्ट्री के लिए आ जाते हैं। पहला क्या है, पहला तो जो प्रोडक्ट पेटेंट रिजीम है उसके कारण लोकल इंडस्ट्री जेनेरिक ड्रग्स नहीं बना पा रही है, और दूसरा जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है सरकार की वो बहुत ही जटिल, कम्बरसम और अननेसेसरी है। बहुत सारे उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट है। इसके कारण ये प्रोसेस रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक एंट्री बैरियर बन चुकी है, जिसके कारण कोई भी लोकल प्रोड्यूसर बायोसिमिलर इक्विवेलेंट दवाई नहीं बना पा रहे हैं। अभी जेनेरिक और बायोसिमिलर दोनों समझेंगे क्या है, अभी बस आप ये सुन लो, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट, न्यू मेडिसिन्स आर जनरली अंडर पेटेंट प्रोडक्शन प्रिवेंटिंग इंडियन कंपनीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल जेनेरिक्स बायोसिमिलर। मीनवाइल रेगुलेटरी गाइडलाइंस विच impose costly and time consuming requirement for obtaining marketing approval of biosimilar कैन एडवर्सली अफेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि ज़्यादातर जो मेडिसिन्स हैं वो पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर हैं, इसलिए इंडियन जो कंपनी है उसका जेनेरिक वर्जन नहीं बना सकती, क्योंकि सरकार ने उस पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी को कहा है कि भाई आप इसको अगले 20 साल तक बेच सकते हैं और कोई और कंपनी आपके जैसा जो ड्रग होगा वो नहीं बना पाएगी। 20 साल कंप्लीट होंगे, एक्सपायर होंगे, उसी के बाद उसका जेनेरिक वर्जन बनाया जा सकेगा। और जो बायोसिमिलर ड्रग है उसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है,
जिसके कारण जो लोकल प्रोड्यूसर है वो बायोसिमिलर ड्रग भी नहीं बना पा रहे हैं। हाउएवर बोथ दिस एंट्री बैरियर कैन बी ओवरकम थ्रू प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एक्शन। ये जो दोनों बैरियर हैं ये ओवरकम किए जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। द पेटेंट एक्ट हैज सेवरल पब्लिक इंटरेस्ट प्रोविजंस व्हिच कैन बी इन्वोक्ड टू प्रमोट लोकल प्रोडक्शन। सिमिलरली रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ बायोथेरेपीज कैन बी सुटेबली अमेंडेड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। सरकार प्रोएक्टिवली अगर काम करे तो पेटेंट एक्ट 2005 में ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जिसको सरकार इन्वोक कर सकती है, जिसके थ्रू जो लोकल प्रोडक्शन है वो प्रमोट हो सकता है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, बायोसिमिलर ड्रग्स क्या होते हैं, और फिर थोड़ा सा पेटेंट एक्ट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक, जब भी कोई बड़ी कंपनी ड्रग्स बनाती है पहले उन लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तब एक नया ड्रग बनता है। इस रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है। बहुत सारे आपको जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, जो आपके साइंटिस्ट होंगे, उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उसके बाद वो कई समय तक के इस ड्रग पर काम करेंगे, फिर ट्रायल होगा, फिर फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल, फिर फाइनल अप्रूवल मिलेगा। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और एक कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद फिर एक मार्केट में ड्रग आता है। बहुत ऐसी डिसीज़ है जिनके ड्रग्स नहीं बन पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बहुत कम लोगों को होती है। अगर बहुत कम लोगों को डिसीज़ हो रही है, रेयर डिसीज़ है, तो उसके ड्रग बनाने में कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। सो यहाँ पर इनोवेशन और इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सरकार क्या करती है, इन कंपनी को मोनोपोली दे देती है। ये जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो ड्रग बना रहे हैं, इसे पेटेंट कर दिया जाता है, पेटेंट दे दिया जाता है। पेटेंट के थ्रू इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 2005, उसके थ्रू इन कंपनीज़ को प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंटिंग दोनों मिलती है। प्रोडक्ट पेटेंटिंग में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट आप बना ही नहीं सकते। प्रोसेस पेटेंटिंग में सिर्फ प्रोसेस को पेटेंट किया जाता है। अगर आप चाहें तो प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज करके वैसा ही ड्रग डेवलप कर सकते हैं। 1970 का जो पेटेंट एक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पेटेंटिंग दी जाती थी। 2005 वाले एक्ट में प्रोडक्ट पेटेंटिंग भी दी जाने लगी है। जब 1970 वाला एक्ट लागू हुआ था तो उस समय केवल और केवल क्या था, प्रोसेस पेटेंटिंग। तो इंडिया की जो कंपनी हुआ करती थी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करती थी ड्रग की, उसका केमिकल फार्मूला वगैरह जान लेती थी और उसके बाद क्या करती थी कि थोड़ी सी जो प्रोसेस है उसको ट्वीक कर देती थी, चेंज कर देती थी। अब चूंकि प्रोसेस बदल चुकी है, अब प्रोसेस नहीं हो गई है, तो उस जो ड्रग है, जो पेटेंटेड ड्रग था, जो प्रोसेस पेटेंट हुआ था जिस ड्रग का, वो उसे तो मोनोपोली रहेगी, लेकिन एक और ड्रग मार्केट में आ जाएगा। इसी ड्रग को जेनेरिक ड्रग कहा जाता है। सो जनरली जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, है ना, किसके, आपके पेटेंटेड ड्रग के। जो केमिकल फार्मूला पेटेंटेड ड्रग में यूज़ हो रहा है, जो ब्रांडेड ड्रग में यूज़ हो रहा है, वही केमिकल फार्मूला जेनेरिक ड्रग में यूज़ होता है। बस जो कंपनी होती है इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेती है और इसी फार्मूले के इस्तेमाल से प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं वो आपके केमिकल से बनते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स होते हैं और बस इसका जो ब्रांड नेम होता है वो अलग होता है। जो कंपनी इसे बना रही है उनके नाम पर होती है, लेकिन जो ब्रांड नेम होगा वो सिमिलर होगा जो पेटेंटेड ड्रग है उसी के, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ यार ये सेम ही दवाई है और ये बस जेनेरिक वर्जन है। ये बहुत सस्ती होती है क्योंकि अब इनको पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्हें 3 फेज़ ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्हें एनिमल ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्हें ह्यूमन ट्रायल। सो ये सारा जो कॉस्ट है ये पूरा बच जाता है। और पेटेंटेड ड्रग की कॉस्ट अगर 2 लाख रुपए है तो जेनेरिक ड्रग की कॉस्ट 1000, 800, 600 इस तरीके से हो जाती है। तो इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में वो फ्लरिश करी है अभी तक के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाता है। दूसरा आपका कौन सा ड्रग है, बायोसिमिलर ड्रग। बायोसिमिलर ड्रग सिमिलर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन
एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। ये जो ब्रांड नेम ड्रग है उससे 15 से 20% चीपर होते हैं। इसको डेवलप करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसको तो जो जेनरिक ड्रग होता है वो 1 से 2 साल में कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उसको 15 से 20 साल लगते हैं, मतलब 15-20 साल मेहनत करने के बाद एक ड्रग आता है, इसलिए इन्हें मोनोपोली दी जाती है। बायोसिमिलर ड्रग्स जो होते हैं वो नेचुरल और लिविंग सोर्सेज से बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो पेटेंटेड ड्रग है उसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस देख लिया आपने। अब प्रोसेस आपको पता चल गई तो आप उसी तरीके की प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे वो अलग हो सकता है। जैसे आपने वैक्सीन्स में देखा होगा, है ना, वैक्सीन्स की प्रोसेस सबको पता चल गई, लेकिन हर किसी ने अलग अलग वेक्टर लिया, अलग अलग तरीके से आपके अंदर वायरस डाला गया। क्योंकि अलग अलग तरीके से डाला था तो ये सारी की सारी वैक्सीन क्या हो जाएगी, बायोसिमिलर हो जाएगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं की है। सो ये आपके बायोसिमिलर ड्रग होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स होते हैं। होपफुली ये आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब पेटेंट एक्ट के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। 2005 का जो इंडिया का पेटेंट एक्ट है उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसको अगर इन्वोक किया जाए तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो जेनेरिक ड्रग बना सकती है बिफोर एक्सपायरिंग द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सेक्शन 83 ऑफ द पेटेंट एक्ट की बात करते हैं। इट स्टेट्स patents are granted to make the benefit of patented invention available at reasonably affordable prices to public। जो पेटेंट है वो इसलिए ग्रांट किए जा रहे हैं ताकि जो दवाइयां हैं वो अवेलेबल रहे और रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल रहे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस प्रोविजन एंश्योर दैट वाइल पेटेंट होल्डर्स आर गारंटीड देयर राइट्स अंडर द एक्ट, उन्हें मोनोपोली तो दी जाएगी, दे कैन नॉट एक्ट इन अ मैनर दैट इज प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब वो इस तरीके से नहीं रख सकते कॉस्ट कि भाई कोई खरीद ही नहीं पा रहा है, 10 लाख की दवाई है तो फिर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा इंडिया में। तो सो इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। उन्हें पेटेंट भी मिलेगा, उन्हें मोनोपोली भी मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट जो कॉस्ट हो ड्रग की वो रीजनेबल होनी चाहिए। If a patented medicine is not available to the public at reasonable affordable price, compulsory licenses can be granted to any company willing to make the product in India। So patent act में compulsory licensing का provision है। अगर पेटेंटेड मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में या रीजनेबल प्राइस में नहीं बेची जा रही है तो गवर्नमेंट ये प्रोविज़न इन्वोक कर सकती है और लोकल प्रोड्यूसर को बोल सकती है कि ऐसा करो, तुम ये जो पेटेंटेड ड्रग है इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो और इसकी जेनेरिक मेडिसिन बनाना चालू करो। एक बार गवर्नमेंट ने कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक किया था और उस समय जो ड्रग की कॉस्ट थी वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास थी और फिर लोकल इंडियन कंपनी ने उसे प्रोड्यूस किया तो 8,000 में उसे अब बेचा जा रहा है। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं, 3 लाख से सीधे 8,000 इसकी कॉस्ट हो जाती है। इसमें जो कंपनी होती है, जो पेटेंटेड ड्रग की कंपनी, उन्हें रॉयल्टी दी जाती है। जितना भी प्रॉफिट होगा इस लोकल कंपनी को उसका 30%, 40%, 50% इस तरह की रॉयल्टी सरकार जो है डिसाइड कर देती है या फिर कंपनी आपस में बात करके ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेती है। सो कंपलसरी लाइसेंस बहुत इफेक्टिव रेमेडी है टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, बट इट इज़ इशूड ओनली वंस। सिर्फ एक ही बार ये इशू की गई थी। सरकार ये कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर ये बार बार इशू की जाएगी तो आपके जो मार्केट है उसमें जितने भी ड्रग्स हैं पेटेंटेड ड्रग्स वो कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किए जाएंगे उनको, क्योंकि नुकसान हो सकता है। अब आप यहाँ पर जेनरिक ड्रग बना लोगे, उसके बाद यही ड्रग दूसरी जगह बेचना चालू कर दोगे, उसे एक्सपोर्ट करोगे, तो अफ्रीका में भी उन लोग मोनोपोली किए हुए थे, अब आपने वहाँ पर भी बेच दिया। सो कहीं एक जगह भी इस तरह का कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है तो जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपके यहाँ फिर वो इस तरह के ड्रग्स लॉन्च ही नहीं करेंगे। उल्टा आपकी जो इंडस्ट्री है उस वो भी R&D नहीं करेगी, वो भी हमेशा यही करेगी कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगी। सो सरकार चाहती है कि भाई हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे और नए ड्रग्स प्रोड्यूस करे और वो भी पेटेंट ले और वो भी पैसा बनाए। इसके अलावा जो है जो सेक्शन 100 है उसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के जो पेटेंट्स हैं उसे वेव कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड के समय ये हुआ था, इंडिया ने नहीं किया था। नाउ अब बात कर लेते हैं जो बायोसिमिलर के लिए गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। द गाइडलाइंस फॉर मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ बायोसिमिलर इन इंडिया आर नॉट ओनली ऑब्सोल्यूट but also resource and time intensive। For instance, the current guideline require mandatory animal studies which are no longer necessary even in developed country with stringent regulatory standards including US and EU। Further, the WHO guidelines and the UK guidelines for biosimilar marketing approval treat
क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायरमेंट एज एन एक्सेप्शन रेदर देन रूल। सो बायोसिमिलर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग ले रहे हैं। प्रोसीजर ऑलमोस्ट आपको पता चल गई है, लेकिन अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग लेंगे तो हो सकता है कि उसके इम्पैक्ट अलग हो। तो इंडिया में ये कहा जा रहा है कि आप जो है पूरे क्लिनिकल ट्रायल फिर से करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? एनिमल से। सबसे पहले जानवर के ऊपर करेंगे, फिर ह्यूमन के ऊपर शुरू होगा, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ये पूरी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसके कारण कोई भी लोकल कंपनी बायोसिमिलर ड्रग्स नहीं बना पा रही है। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के प्रोड्यूसर के लिए एक बैरियर बन के रह गई है। तो जो आपका जेनेरिक एंड बायोसिमिलर मेडिसिन एसोसिएशन, उन्होंने ये कहा है कि सरकार अगर चाहे तो लोकल प्रोड्यूसर को बेनिफिट दे सकती है। उन्हें इन गाइडलाइंस को अमेंड करना पड़ेगा, जिससे टाइम भी बचेगा और रिसोर्स का भी जो पैसा है वो भी बचेगा, और ओवरऑल जो बायोसिमिलर ड्रग होगा उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। सो गवर्नमेंट नीड्स टू रिव्यू इट्स रिसेंट डिसीजन बट मोर क्रूशियली अलाइन इट्स पॉलिसी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये आपका क्या हो जाएगा? कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल पूरा क्लियर है आपको। अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा तो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।